नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा गुरुदत्त, जाने माने निर्देशक, अभिनेता, राइटर, कोरियोग्राफर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता में हुई। गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार पादुकोण था। गुरुदत्त के पिता का नाम शिव शंकर पादुकोण और माताजी का नाम वासंती पादुकोण था। उनके पिता हेडमास्टर थे, बाद में वे बैंक में नौकरी करने लगे। उनकी माताजी स्कूल में अध्यापिका होने के साथ साथ लघु कथाएं भी लिखा करती थी। साथ ही वे बंगाली उपन्यासों का कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया करती थी। गुरुदत्त का जन्म जब हुआ तब उनकी मां की उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण गुरुदत्त का बचपन अभाव में बीता। उनके छोटे भाई शशिधर की 7 महीने की उम्र में ही मौत हो गई। इससे गुरुदत्त बेहद दुखी हुए। गुरुदत्त के 2 भाई आत्माराम और देवीदास तथा एक बहन ललिता है। प्रख्यात निर्देशक कल्पना लाजमी उनकी बहन की बेटी है। कलकत्ता में स्कूली शिक्षा होने के बाद गुरुदत्त बंगाली भाषा अच्छी तरह से बोल लेते थे। बचपन में गुरुदत्त की दादी जब आरती किया करती थी तब दीपक की रोशनी में अपने हाथों की परछाई से गुरुदत्त दीवार पर विभिन्न विभिन्न आकृतियां बनाया करते थे। गुरुदत्त एक अच्छे विद्यार्थी थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कॉलेज नहीं जा सके। गुरुदत्त के अंकल ने 1944 में 3 वर्ष के अनुबंध पर पुणे की प्रभात फिल्म कंपनी में उनकी नौकरी लगवाई। प्रभात कंपनी में गुरुदत्त को कोरियोग्राफर के रूप में अनुबंधित किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें अभिनेता और सहायक निर्देशक की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। यहीं पर गुरुदत्त के दोस्त बने अभिनेता रहमान और देवानंद। गुरुदत्त और देवानंद एक ही लॉन्ड्री पर कपड़े देते थे। एक दिन सेट पर देवानंद ने गुरुदत्त को अपनी शर्ट पहने देखा। जब उन्होंने इस बारे में पूछा तो गुरुदत्त ने कहा कि उनके पास कोई दूसरी शर्ट नहीं थी, इसलिए वे लॉन्ड्री वाले से शर्ट ले आए। इसके बाद वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। गुरुदत्त और देवानंद ने एक दूसरे से यह वादा किया था कि यदि गुरुदत्त पहले निर्देशक बनेंगे तो वो देव को नायक के रूप में लेंगे, और यदि देवानंद निर्माता बनेंगे तो गुरुदत्त को निर्देशक के रूप में लेंगे। बाद में देव साहब ने अपना वादा पूरा किया। गुरुदत्त ने 1944 में निर्मित चांद में भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा रोल किया। 1945 में वे फिल्म लखरानी में विश्राम बेडेकर के सहायक निर्देशक बने। 1946 में पी.एल. संतोषी की फिल्म हम एक है में वे सहायक निर्देशक के अलावा कोरियोग्राफर भी थे। दोस्तों, पी.एल. संतोषी, विश्राम बेडेकर, इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में देख सकते हैं। 1947 में प्रभात से गुरुदत्त का अनुबंध समाप्त हो गया। इसके बाद लगभग 10 माह तक वो बेरोजगार रहे। इस दौरान गुरुदत्त ने अंग्रेजी भाषा में लिखना शुरू किया। उन्होंने इलस्ट्रेटेड वीकली में कई लघु कहानियां लिखी। 1947 में गुरुदत्त बंबई चले आए और अमीय चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी जैसे निर्देशकों के साथ उन्होंने काम किया। अपने निर्देशन की शुरुआत गुरुदत्त ने बाजी 1951 से शुरू की। गुरुदत्त और गीता राय की मुलाकात बाजी फिल्म के गाने के रिकॉर्डिंग के समय हुई। दोनों में प्यार हुआ और 26 मई 1953 को दोनों ने शादी कर ली। 1954 में प्रदर्शित आर पार के जरिए गुरुदत्त को निर्देशक के रूप में ख्याति मिली। इसके बाद गुरुदत्त ने मिस्टर एंड मिसेस 55, जो कि 1955 में बनी थी, प्यासा
1957 और कागज के फूल 1959 जैसी शानदार फिल्में बनाई। कागज के फूल की असफलता ने गुरुदत्त को तोड़ दिया। इस फिल्म को बनाने में उन्होंने खूब पैसा लगाया, जमकर मेहनत की। कागज के फूल भारत की पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी। इस फिल्म में गुरुदत्त ने शेड और लाइट का जबरदस्त प्रयोग किया। गाने के जरिए फिल्म की कहानी आगे बढ़ाने में गुरुदत्त को महारत हासिल थी। गुरुदत्त अपने फिल्मों में ज्यादातर क्लोजअप शॉट लेते थे। उनका मानना था कि 80% अभिनय आंखों से होता है। गुरुदत्त अपने काम से बेहद कम संतुष्ट होते थे। उन्हें अपने द्वारा बनाई गई हर फिल्म में कुछ न कुछ कमी दिखाई देती थी। उनकी कई फिल्में इसीलिए अधूरी रह गई क्योंकि वो संतुष्ट नहीं थे। गुरुदत्त द्वारा निर्देशित प्यासा को टाइम मैगजीन ने 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना है। अपनी मृत्यु से पहले गुरुदत्त ने माला सिन्हा से बहारें फिर भी आएगी के बारे में बात करने के लिए समय तय किया था। 10 अक्टूबर 1964 को नींद की गोली ज्यादा खाने की वजह से उनकी मौत हो गई। ये अभी तक रहस्य है कि उन्होंने आत्महत्या की थी या स्वाभाविक मौत हुई थी। गुरुदत्त ने अपने फिल्मी कैरियर में कई तकनीकों का प्रयोग किया। जैसे फिल्मबाजी में 2 नए प्रयोग किए। 100 mm के लेंस का क्लोजअप के लिए इस्तेमाल पहली बार किया। इससे पहले कैमरा इतना पास कभी नहीं आया। कलाकारों को बड़ी असहजता के अनुभव से गुजरना पड़ा। तब से उस स्टाइल का नाम ही गुरुदत्त शॉट पड़ गया। वैसे ही फिल्म कागज के फूल हिंदुस्तान में सिनेमा स्कोप में बनी पहली फिल्म थी। दरअसल इस फिल्म के लिए गुरुदत्त कुछ अनोखा, कुछ हटकर करना चाहते थे जो आज तक भारतीय फिल्म के इतिहास में कभी नहीं हुआ। संयोग से तभी हॉलीवुड की फिल्म कंपनी 20th सेंचुरी फॉक्स ने उन दिनों भारत में किसी सिनेमा स्कोप में बनाने वाली फिल्म की शूटिंग खत्म की थी और उसके स्पेशल लेंस बंबई में उनके ऑफिस में छूट गए थे। जब गुरुदत्त को इसका पता चला तो वो अपने कैमरामैन वी के मूर्ति को लेकर तुरंत वहां गए। लेंस लेकर कुछ प्रयोग किए, रशिस देखे और फिर फिल्म के लिए इस फॉर्मेट का उपयोग किया। दोस्तों, कुछ रोचक बातें। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। दोस्तों, ये उनकी फिल्म का मशहूर गाना है। गीता दत्त की हंसी आवाज में आए और फिल्म स्टूडियो के पृष्ठभूमि में फिल्माए गए इस गीत में एक ऐसा प्रयोग किया गया जो बाद में विश्व विख्यात हुआ। अपने बेहतरीन लाइटिंग की खूबसूरती संयोजन की वजह से गुरुदत्त इसे क्लाइमैक्स के सीन में कुछ अलग नाटकीय और रियल लाइफ को विरोधाभास प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से व्यक्त करना चाहते थे। ब्लैक एंड व्हाइट रंगों से नायक और नायिका की मन की मोनोटोन रिक्ता, यश और वैभव की क्षणभंगुरता के एहसास को बड़े जुदा अंदाज में फिल्माना चाहते थे। जिस दिन उन्होंने नटराज स्टूडियो में शूटिंग शुरू की तो उनके फोटोग्राफर वी की मूर्ति में उन्हें वेंटिलेटर से छनकर आती धूप की एक तेज किरण दिखाई तो गुरुदत्त बेहद रोमांचित हो उठे और उन्होंने इस इफेक्ट को ही उपयोग करने का मन बना लिया। वे मूर्ति को बोले कि मैं शूटिंग के लिए सनलाइट ही चाहता हूं क्योंकि जिस प्रभाव की मैं कल्पना कर रहा हूं वो बड़ी आर्क लाइट से अथवा कैमरे को सेट करके नहीं आएगी। तो फिर 2 बड़े बड़े आईने स्टूडियो के बाहर रखे गए जिनको बड़ी मेहनत से सेट करके वो प्रसिद्ध सीन शूट किया गया जिसे गुरुदत्त और वहीदा के बीच में एक तेज रोशनी का बिंब आता है। गुरुदत्त का पूरा नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। उनके पिता शुरुआत में तो अध्यापक थे लेकिन बाद में बैंक की नौकरी की। बचपन में आर्थिक दिक्कतों और पारिवारिक परेशानियों के कारण गुरुदत्त मुश्किलों से तालीम हासिल कर पाए। वो अच्छे विद्यार्थी तो थे लेकिन कॉलेज नहीं जा पाए। गुरुदत्त 3 भाई और 1 बहन के साथ बंगाल में आकर बस गए। बंगाल में रहने के बाद उन्होंने बंगाली नाम को भी ग्रहण कर लिया। लोग उन्हें गुरुदत्त के नाम से जानने लगे। गुरुदत्त ने कोलकाता में आकर अपने मामा बालकृष्ण बेनेगल के साथ काफी वक्त बिताया। बालकृष्ण बेनेगल मशहूर फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल के चाचा थे जो कि एक पेंटर थे और फिल्म के पोस्टर डिजाइन किया करते थे।
बाद में वो अपने माता पिता के पास मुंबई लौट आए। कहा जाता है कि जब वो कोलकाता में थे तो उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान सर्प नृत्य किया था, स्नेक डांस किया था, जिसके लिए उन्हें 5 रुपए इनाम में मिले थे। गुरुदत्त ने उदय शंकर के नृत्य संस्थान में कुछ वर्ष शास्त्रीय नृत्य सीखा और प्रशिक्षण के दौरान एक सर्प नृत्य की प्रस्तुति भी की। उन्होंने 1953 में प्रसिद्ध गायिका गीता राय से शादी की। गीता और गुरुदत्त 3 साल से एक दूसरे को जानते थे। दोनों से 3 बच्चे हुए, तरुण, अरुण और मीना। विवाह होने के बाद भी गुरुदत्त वहीदा रहमान के साथ रहते थे और उनके साथ फिल्मों में काम किया करते थे। मौत के समय ना तो उनके साथ उनकी पत्नी गीता थी और ना ही वहीदा। गुरुदत्त बहुत ही ज्यादा शराब पीते थे, जिसकी वजह से उनका लीवर खराब हो गया। कहा जाता है कि जिस रात गुरुदत्त की मौत हुई थी उस रात उन्होंने जमकर शराब पी थी। 1940 में गुरुदत्त ने प्रभात स्टूडियो की निर्मित फिल्म हम एक है से बतौर कोरियोग्राफर अपने कैरियर की शुरुआत की। गुरुदत्त कलात्मक फिल्म बनाने की वजह से काफी प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपनी कलात्मक फिल्मों के माध्यम से हिंदी सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। उनकी लोकप्रिय फिल्मों में कागज के फूल, प्यासा, साहिब बीबी और गुलाम इत्यादि शामिल है। इनके द्वारा बनाई गई फिल्में जर्मनी, फ्रांस, जापान में सबसे ज्यादा चलती है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2005 में प्यासा को सर्वश्रेष्ठ 100 फिल्मों में शामिल किया था। 2011 में प्यासा को टाइम पत्रिका ने वैलेंटाइन डे के मौके पर सर्वकालीन रोमांटिक फिल्म में शामिल किया। गुरुदत्त पर एक पुस्तक भी आई जिसका नाम था 10 Years with गुरुदत्त, अबरार अलवीज जर्नी। अबरार अलवी 10 साल तक गुरुदत्त के सहायक, लेखक और सलाहकार रहे। इनकी प्रमुख फिल्में 1945 में लाखा रानी, 1953 में बाज, 1954 में आर पार, 1955 में मिस्टर एंड मिसेस 55, 1957 प्यासा, 1958 12 o'clock, 1959 कागज के फूल, 1960 चौधरी का चांद, 1962 साहिब बीबी और गुलाम, 1963 सौतेला भाई, 1963 सौतेला भाई, 1963 बहुरानी, 1963 भरोसा, 1964 सांझ और सवेरा, 1964 सुहागन। निर्देशक के तौर पर गुरुदत्त ने 1951 में बनाई बाजी, इसमें नायक थे देवानंद। 1951 में बनाई जाल, इसमें नायक थे देवानंद। 1956 में बनाई सैलाब, इसमें अभी भट्टाचार्य हीरो थे। निर्माता के तौर पर गुरुदत्त ने जो फिल्म बनाई वह 1956 में CID, जिसमें हीरो थे देवानंद। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।